नमस्कार, आप देख रहे हैं सच बेधड़क और मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली लोढ़ा। राजस्थान के 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर एक चरण में मतदान हो रहा है। इस सीट पर कुल 15 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच में है। ये सीट पहले यानी कि पूर्व विधायक कंवर लाल मीणा को कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद में खाली हुई थी। अंता उपचुनाव को वर्तमान सरकार के 2 साल के कार्यकाल का लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन आज बारी मतदाता की है। आज मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में कैद करने के लिए मतदान कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता किसके वादों और दावों पर विश्वास करती है। तो आज चर्चा इसी पर, और चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले तमाम मेहमानों का मैं परिचय करा देती हूं। हमारे साथ में मिथिलेश जैमिनी जी, जो कि बतौर वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मुखातिब हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ में आशीष हल्दानिया जी मुखातिब हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर अटल खंडेलवाल जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मिथिलेश जी, आपके साथ में चर्चा का आगाज करूंगी। 3 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज की मैं बात करूं, लगभग 64.68%। इसे कैसे देखा जाए? देखिए, निश्चित रूप से जो अंता की देवतुल्य जनता है वो जोश खरोश के साथ मतदान करने आई है। अब ये किसके पक्ष में जाएगा, किसके खिलाफ जाएगा, ये तो 14 तारीख को पता लगेगा। लेकिन जो वोटिंग पैटर्न है वो कुछ कहानी बयां कर रहा है कि वो कहीं न कहीं एक रिवेंज, एक बदलाव की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का मतलब यही है। अब जो अंता के जख्म हैं, उन जख्मों पर मरहम लगाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी ने त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। और जिस अंदाज में एक गांव में वोटिंग का बहिष्कार, ये बताता है कि जिस क्षेत्र की 2 बार सीएम रही हो, जिस क्षेत्र से, जिस क्षेत्र में प्रमोद जैन भाया जैसे, जिनके पास पीडब्ल्यूडी भी रहा 2008 से 13 के बीच में, तो आधे कार्यकाल में अशोक गहलोत जिनसे उनसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ले लिया, उसके बाद पिछले कार्यकाल में वो खान मंत्री और तमाम रहे। उसके बावजूद आज़ादी के 75 साल बाद भी अंता जैसे कस्बे में रोडवेज नहीं रुकती। ये अंता से मंगरोल की टूटी सड़कें, और जिस अंदाज में एक निर्दलीय प्रत्याशी ने एक जो कॉमन प्रॉब्लम है जिससे लोग फेस कर रहे हैं उसको उठाया, उससे ये चुनावी घमासान हो गया। और जो आखिरी दिन मीटिंग थी उसमें साफ जाहिर हो गया कि कांग्रेस सबसे ज्यादा अगर खौफ जदा है तो वो नरेश मीणा से है। चाहे अशोक गहलोत हो तो उनके निशाने पर नरेश मीणा था, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो तो उनके निशाने पर नरेश मीणा था। जो अशोक गहलोत ने कहा वो बड़ी बात है कि इनको गुस्सा आता है, इनको रिवॉल्वर का लाइसेंस मत देना, नहीं तो इनका जीवन खराब हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर कहीं न कहीं पूरी कांग्रेस इस चुनाव प्रचार में नरेश से खूब ज्यादा नजर आई। जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा और उनका जो आपस में आमने सामने हो गया, हालांकि नरेश ने निकाला, उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मैं जिस जाति से आता हूं बहुत बड़ी जाति है, जब मेरे कोई घेर लिया तो तुम्हारा क्या होगा। यानी अगर पूरा एनालिसिस किया जाए तो वो नरेश मीणा जो कांग्रेस का टिकट मांग रहा था, वो नरेश मीणा मुझे लगता है कांग्रेस अगर परिणाम उनके पक्ष में नहीं आता है तो आखिरी में यही गाना गाएगी कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में दम कहां था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जहां मोरपाल सुमन है उनके लिए नरेश मीणा पहले ही, क्योंकि वे किसान के बेटे में, उनके लिए कुछ नहीं कहूंगा। कांग्रेस ने भी मोरपाल सुमन के लिए कुछ नहीं कहा। वो तिसाया गांव के रहने वाले हैं, सरपंच है और पूरा है उनका, लेकिन वो एक कॉमन आदमी की तरह। जो वसुंधरा राजे, वहां वसुंधरा राजे चुनाव लड़ रही है, वसुंधरा राजे ने कहा कि अब अगर बीजेपी जीतती है तो 3 लोग काम करेंगे, मैं खुद भी काम करूंगी, ध्यान दूंगी, तुम्हारे राजा साहब जो सांसद हैं दुष्यंत सिंह वो भी ध्यान देंगे और मोरपाल भी ध्यान देंगे। यानी जो प्रॉब्लम थी वो जस की तस है। तो ये डेमोक्रेसी का एक डराने वाला ग्राफ है। लेकिन आज एक बड़ा काम भजन लाल जी ने कर दिया। अंता के किसानों को धन्यवाद कि बार बार ये जब मुद्दा उठा कि हमारी फसलें बर्बाद हो गई, जो नौसेरा नवनेरा बांध बना जिसमें एमपी का उनका पानी छोड़ा गया, उससे सैकड़ों बीघा जमीन उमड़ गई। आज मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने 50 लाख किसानों के लिए 1000 करोड़ के मुआवजे की
घोषणा कर दी, तो ये एक अंता की उपलब्धि मानता ठीक है हूं। मिथिलेश जी, मैं अब बीजेपी के प्रवक्ता के पास में आऊंगी, अटल जी आपके पास में आऊंगी। भले ही मुख्यमंत्री जी ने बहुत मेहनत की है, आज जो मिथिलेश जी ने बताया जिस तरह से उन्होंने किसानों के लिए काम किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी जो सांकली गांव की तस्वीरें देखने को मिली जहां पर मतदान का ही बहिष्कार किया जाता है, गुस्सा ये है कि भाई हमारी मूलभूत सुविधाओं का ही ध्यान नहीं रखा जाता है, तो मुझे लगता है ये अच्छी तस्वीरें नहीं है। जिस तरह से मतदाता ही सब कुछ है, क्योंकि अब उन्हीं के हाथ में चाबी है। देखिए ऐसा है, जो टोटल मतदाता है वहाँ 2,28,264 के करीब है, और जो इस आप सांकली गांव की बात कर रहे हो वो 736 के करीब वहाँ मतदाता हैं। और देखिए कोई कारण रहा होगा, ऐसा नहीं है कि उस गांव में कोई विकास ही ना हुआ हो, और ये भी मानने वाली बात नहीं है कि पिछले 15-20 सालों से कुछ नहीं हुआ होगा। कोई बेसिक सी कोई वजह होती है वहाँ का, अपनी सड़क नहीं बनी है, वहाँ क्या की ये अपनी ना देखिए ऐसा नहीं है कि लेकर के गुस्सा था, नहीं, इस बिल्कुल गुस्सा हो सकता है, सड़क भी होगी वो टूट गई होगी, उसके बाद दोबारा रिपेयरिंग की कोई समस्या होगी। वहाँ के जो सरपंच है उनके पास भी इतना फंड, प्रधान सरपंच एमएलए सबके पास फंड होता है, तो रही होगी, मैं मानता हूँ कि कुछ बेसिक है ना समस्या रही होगी जिसके कारण। लेकिन अगर वहाँ उनको समझाइश अगर ढंग से की जाती सरपंच और प्रधान को, तो वो समस्या का निराकरण हो सकता था। किशन सिंह भी आते हैं, वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, और अभी 2023 में आप ही की पार्टी के जो दिग्गज है कमललाल जी वही जीते हैं, और ऐसे में उससे पहले कमललाल सैनी जी आते हैं जो कि मंत्री रह चुके हैं, फिर भी दिक्कतें जस्ट नहीं होता है। लेकिन आज एक PRSA का सर्वे आया, आप उसमें देखते कि सरकार के कामकाज को लेकर के कितने लोग खुश हैं, तो उसमें आया कि भी सरकार के कामकाज को लेकर के और करीब 58% लोग खुश हैं, और उद्योग जगत के कितने लोग खुश हैं तो 64%। ऐसे बहुत सारे उसके अंदर छोटी छोटी से फिल्टर्स थे, उसके साथ ही सर्वे आया, और ये एक बड़ा सर्वे होता है इसका PRSA का, तो ये बताता रहता है। तो ऐसे मानिए कि देखिए आप उदाहरण है, इतने बड़े क्षेत्र में से आप छोटे छोटी है ना पॉकेट्स में उदाहरण लाएंगे, तो वो कमियां भी हमें दूर करनी चाहिए, उनको करनी तो चाहिए। नहीं मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर उसको एग्जैक्टली पूरे के पूरे अगर क्षेत्र पे आप वो डाल करके और बताने की कोशिश करेंगे। मैं बात कर रही हूँ, मैंने बकायदा नाम भी लिया। चलिए आशीष जी, हाँ, आपकी बात तो कर, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि देखिए मुद्दे क्या थे। ठीक है अटल जी, मुद्दा था, आपके पास मैं फिर से आऊंगी। आशीष जी, सांकली गांव का जब मुद्दा उठ रहा है तो इसमें बात कांग्रेस की भी होगी, क्योंकि कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया जो है वहां से मंत्री भी रहे और काफी अच्छा खासा उनका भी गढ़ रहा है, 2 बार जीते हैं, और उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें देखना बेहद शर्मनाक हो जाता है। देखिए आपने बिल्कुल अच्छी बात कही कि जिस तरीके से मतदान का बहिष्कार किया गया है, ये 21 महीनों की विफलता को बताता है जो भजनलाल सरकार की है। इससे पहले प्रमोद जैन भाया 2008 में जीते 30,000 वोटों से, 2018 में जीते वो 35,000 वोटों से, लेकिन उस गांव में कभी भी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। वोट पड़े हैं, लोगों ने मत दिया है, और वहां पे 2008 में और 2018 में कांग्रेस सरकार ने काम किया है। लेकिन इन 21 महीनों में भारतीय जनता पार्टी ने उन गांवों में जाकर सार संभाल तक नहीं की है कि वहां पे हुआ क्या है। क्योंकि सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि जनता की जनता ये सोच रही है कि ये चुनाव हो क्यों रहा है, और पूरी राजस्थान की जनता सोच रही है कि चुनाव क्यों हो रहा है। क्योंकि चुनाव इसलिए हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी से बताने में शर्माती है, वो सिर्फ दूसरी पार्टियों पे आरोप लगाती है। ये चुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके जो विधायक हैं, जो चुने हुए हैं, जो दिग्गज हैं, जिनको ये बार बार कहते हैं कि कंवरलाल मीणा जी हमारे दिग्गज विधायक हैं, दिग्गज विधायक हैं, दिग्गज विधायक हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनको बचाने का भी प्रयास किया गया था, लेकिन कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बड़ी मजबूती के साथ में उस मामले को उठाया, और विधानसभा अध्यक्ष को फिर बाद में संज्ञान लेना पड़ा कोर्ट के माध्यम से। ये सारी चीजें हुई हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस गांव में मतदान का बहिष्कार हुआ है, उस गांव की 21 महीने से कोई सुनने लगी। उसके अलावा कई गांव ऐसे, और मैं एक चीज बता दूं, मैं 10 दिन से, आपकी पार्टी के लोगों ने कितनी बार सुनी? मैं 10 दिन से अंता विधानसभा चुनाव में था, हमारी पूरी कांग्रेस अंता विधानसभा चुनाव में थी, हमारे बड़े नेता अंता विधानसभा चुनाव में थे। वहां पर हमने हर गांव में, हर ढाणी में, हर गली में जाकर यह चीज देखा कि प्रमोद जैन भाया के खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, भाया ने ये कर दिया, भाया ने वो कर दिया। आम जनता यह कह रही है कि हमारे लिए अगर कोई व्यक्ति है तो वो प्रमोद जैन भाया है, जिसने
जिसने गरीब का दर्द समझा, मजदूर का दर्द समझा, किसान का दर्द समझा, महिलाओं का दर्द समझा। और सबसे बड़ी बात, लोग आज भी प्रमोद जैन भाई को इसलिए याद करते हैं, इसलिए उन पे विश्वास करते हैं कि जो शादी, जो विवाहित जोड़ों का, जो कन्याओं का वो कन्यादान करते हैं, सबसे बड़ी अगर किसी गरीब व्यक्ति के घर में कोई त्रासदी होती है तो अपनी बच्ची का विवाह करने की होती है। तो फिर सांकली गांव की तस्वीरें कैसे छूट जाती है? देखिए वही तो मैं कह रहा हूं ना, 21 महीने पहले सांकली गांव में ऐसा कुछ नहीं था। 21 महीने पहले कुछ नहीं था। 27 करोड़ की जो सड़कों की योजना हम वहां लेकर गए थे, वो भारतीय जनता पार्टी ने 21 महीनों में रोक दी। प्रमोद जैन भाई ने कई गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम किया है। हम अंता से चाहे मंगरोल जाएं, हम अंता की तरफ घूमे, मैं खुद घुमा हूं, वहां पे सड़कें बनी हुई है, लेकिन कई जगह पे सड़कें टूटी हुई हैं जहां पे पेचवर्क होना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 21 महीनों में सिर्फ मलाई खाने के अलावा कोई काम नहीं किया। वहां पर जनता इस बात से त्रस्त है कि आज भारतीय जनता पार्टी ये कहने से नहीं चूक रही है कि हमने इतना विकास कर दिया, लेकिन एक मतदान पर बहिष्कार होना इस बात का सबूत है कि इन 21 महीनों की विफलता है। ठीक है आशीष जी, आपने अपने पूर्व मंत्री का बहुत गुणगान किया, लेकिन आरोप उन पर भी कम नहीं लगे थे। मिथिलेश जी, मैं आपके पास में आऊंगी। भाजपा ने सिद्ध कहा कर पाई भाजपा 21 महीने में, हमने तो ठोक के कहा भाई। आशीष जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास में। मिथिलेश जी, आपके पास में आती हूँ। 2008 में परिसीमन होता है, उसके बाद वहां के अंता उपचुनाव के पैटर्न, अंता चुनावों के पैटर्न को हम कैसे देखें? 2008, 18, 13 और 23, इन तमाम पैटर्न को देखते हुए ये उपचुनाव इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग क्यों बना आखिरकार? देखिए, ये उपचुनाव कांग्रेस और बीजेपी के 4 नेताओं को अपनी सार्थकता सिद्ध करने के चक्कर में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेट हुआ। उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया, जो मुझे लगता नहीं कि उनके राजनीतिक जीवन में किसी उपचुनाव में एक ही विधानसभा में 6-6 दिन रही हूं, तो इसका मतलब पूरी तरह वसुंधरा राजे जी की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर है। उनके बेटा भी घूम रहे हैं, और जिस हिसाब से भजनलाल जी के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनके 20-22 महीने के जो कार्यकाल है उसकी ऊपर जो एक तरीके से जनता की स्वीकार्यता, और दूसरा उनके ऊपर एक प्रशासनिक जो उनकी दक्षता, उस पर मोहर लगेगी अगर बीजेपी जीतती है। और भजनलाल जी ने बहुत सजगता के साथ 2-2 बार रोड शो किया, तो ये बताता है कि किस तरीके से उनके लिए सीट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये सीट जीतती है तो जो आज रात को 1:30 बजे जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी को हटाया गया है, उससे साफ लग रहा है कि 14 तारीख के बाद राजस्थान में सियासी टर्निंग पॉइंट आएगा। अगर मोरपाल सुमन जीतते हैं तो वसुंधरा राजे की बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और अगर हारते हैं तो उनकी जो बार्गेनिंग कैपेसिटी घटेगी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भजनलाल जी का जो अब तक उपचुनाव में जीतने का स्ट्राइक रेट 72% रहा है, उस पर अगर कांग्रेस जीतती है तो घाटा लगेगा। लेकिन अगर कांग्रेस अगर जीतती है तो सबसे बड़ा क्रेडिट स्कोर किसी को बढ़ेगा, तो एक अशोक गहलोत ने अपने फेसबुक पर पेज बना रखा है, गहलोत फिर से, अशोक गहलोत फिर से, यानी 2028 का जो महारण है उसकी तैयारी में अशोक गहलोत लग जाएंगे और सचिन पायलट कहीं न कहीं पिछड़ते हुए नजर आएंगे। तो अशोक गहलोत एक मजबूत नेता के रूप में उभरेंगे, क्योंकि उनकी जाति के वोट सबसे ज्यादा है, 43,000। तो क्या अशोक गहलोत अंता में अपनी जाति के लोगों को यह समझाने में कामयाब रहेंगे कि मैं अपनी जाति से एकमात्र विधायक बनता था और मुझे कांग्रेस ने 3-3 बार सीएम बनाया है, आप वोट दो। अगर माली जाति वोट दे देती है तो ये मान के चलना कि प्रमोद जैन भाया मजबूत है। लेकिन वही अगर नरेश मीणा, जो सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि एससी के वोट अगर वो लेता है, माइनॉरिटी के वोट लेता है और मीणा कम्युनिटी के वोट आते हैं, तो कांग्रेस को सबसे बड़ा सेटबैक है। दूसरी तरफ नरेश मीणा अगर धाकड़ और गुर्जर वोट वो शिफ्ट करता है तो वो प्रॉब्लम है। और तीसरा सबसे बड़ा संकट है कि हनुमान बेनीवाल की सभा के बाद जो 10,000 जाट है, जो कहीं न कहीं अगर शिफ्ट हो गए नरेश की तरफ, तो गोविंद सिंह डोटासरा जो मोरिया बुलाने की बात करते हैं, उनके खुद के मोरिया बोल जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं अटल जी आपके पास में आऊंगी। आपने मिथिलेश जी को सुना, उस बात पर भी रिएक्शन लूंगी। कितना चैलेंज बढ़ जाता है आप लोगों के लिए? हालांकि काफी अच्छे खासे उपचुनाव आपने जीते हैं। तकरीबन 1 साल की मैं बात करूं तो 7 में से ज्यादातर उपचुनाव आप ही की झोली में आते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब आज प्रमोद जैन भाया की बॉडी लैंग्वेज देखी और जिस तरह से वो कॉन्फिडेंट दिखाई दिए, तो ऐसे में क्या लगता है कि आप लोगों के लिए चैलेंज बढ़ नहीं गया है? देखिए, ऐसा है नुपुर जी कि अंता की जनता समझदार है। वो एक तरफ तो एक पार्टी के जादूगर कहलाने वाले, वो जादूगरी क्या मतलब कि ऐसी बात जो कि सत्य नहीं है, उसको बड़ी दक्षता के साथ सत्य घोषित करते हैं या दिखाते हैं। वो होती सत्य नहीं है, वही तो होता है जादूगर। तो एक तो उस जादूगर को जो अपनी ही स्टेज से अपने ही मंत्रियों को
गद्दार, निकम्मा, इस तरह के शब्द का उच्चारण करते हैं। दूसरा व्यक्ति ये वो दबंगई है, वो कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं और गाली गलौज तो आम भाषा है। और तीसरा व्यक्ति है वो शालीन है, शालीनता के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी के मोरपाल जी है, बड़े शालीनता के साथ, ठहराव के साथ अपना वोट मांग रहे हैं और प्रधान के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। तो आम आदमी की तरह से वो वहाँ के जो छोटे छोटे ग्रामीण हैं उनकी समस्याएं जानते हैं, उसकी क्रियान्विति कैसे होगी उसका प्रोसीजर भी जानते हैं। और वो यदि जीतते हैं तो विधानसभा में वो उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा उसको भी बेहतर ढंग से बताएंगे। तो मेरे को लगता है अंता की जनता अंत में भारतीय जनता पार्टी को मोहर लगाने वाली है। ये आने वाला है समय। पूछना चाहता हूँ, 40 से ज्यादा स्टार प्रचारक घोषित किए, किरोड़ीलाल जी प्रचार करने क्यों नहीं गए? और दिया कुमारी जी चलो वो लंदन गई थी, लेकिन खूब सारे स्टार प्रचारक नहीं गए। वहां के 2 मंत्रियों को नहीं बुलाया आपने, हीरालाल नागर और मदन दिलावर को। आपने प्रताप सिंह भी को नहीं बुलाया, क्योंकि पप्पू धाकड़ की जो हत्या है वो, और एक हिमांशु धाकड़ के साथ जो एक्सीडेंट हुआ, तो ये भी तो जनता पूछ रही है वहां की कि आप लोकल लोग को नहीं बुला रहे। ओटाराम देवासी को बुला रहे हैं, ठीक है अटल जी, जोगाराम पटेल को बुला रहे हैं, प्रेमचंद बैरवा को बुला रहे हैं। अटल जी संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए, फिर मैं आशीष जी आपके देखिए पास में मिथिलेश जी खुद ही बोल रहे हैं, जब हमारे पार्टी के प्रधान ही चले गए वहां पर तो क्या बचता है? मुख्यमंत्री जी से तो सारे ही सवालों के जवाब लिए जा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री जी चले गए, वहां की जो हमारी वरिष्ठ नेता है वसुंधरा जी वो चल जाती है। पहले ये आरोप लगते थे कि ये एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आते, अब हमारे माननीय अध्यक्ष जी, वसुंधरा जी, मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ये सब जा रहे हैं और कालांतर में सब जाते रहे हैं। तो ये तो आरोप वाली बात है कि आप कुछ भी लगाएं और हम ठीक है। आशीष जी जो तस्वीरें दिखती है वही सवाल भी होते हैं। अटल जी, आशीष जी अब मैं आपके पास में आऊंगी। ठीक है, नरेश मीणा को लेकर के चर्चाएं इस बार काफी ज्यादा देखने को मिली है। हालांकि आप लोगों ने जिस तरह से प्रमोद जैन भाया को लेकर के गहलोत साहब चाहे मैदान में उतरो या फिर पायलट साहब ने वहां पर जिस तरह से रोड शो किया वो भी काबिले तारीफ रहा है, लेकिन नरेश मीणा को लेकर के ये कहा जा रहा है कि क्या कहीं वो आपको झटका तो नहीं दे जाएंगे, ये जगह जगह चर्चाएं चल रही है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। बात जैसे वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ जेमिनी साहब ने कहा कि सचिन पायलट का वक्त चला जाएगा, अशोक गहलोत जी का वक्त आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों हमारे कद्दावर नेता हैं और दोनों हमारे देश के बड़े नेता हैं। दोनों की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और दोनों भी देश में कहीं जाते हैं तो उनके फ्रेंड्स, कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए हुमुस बनाकर खड़े हो जाते हैं। और मैं बात कर लूं राजस्थान की, तो ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान में प्रमोद जैन भाया को जब हमने टिकट दिया, कांग्रेस ने टिकट डिक्लेयर किया, खड़गे साहब ने, सचिन पायलट जी ने, राहुल गांधी जी ने और अशोक गहलोत जी ने, गोविंद सिंह डोटासरा जी ने, टीकाराम जूली जी ने, सबने मिलकर एक रणनीति बनाई कि प्रमोद जैन भाया जी को फिर से हमें टिकट देना है, क्योंकि अंता की जनता यह मानती है कि प्रमोद जैन भाया से अच्छा व्यक्ति वहां कोई नहीं है। क्योंकि जब जब भी जनता ने उन्हें जिताया है तो भारी बहुमत से जिताया है, चाहे वो सैनी समाज हो, चाहे धाकर समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे जैन समाज हो, ब्राह्मण हो, गुर्जर हो, एससी वर्ग हो, लेकिन 2023 में हराया भी तो है। देखिए हारने का मार्जिन और जीतने के मार्जिन की अगर आप तुलना करेंगे तो यही स्पष्ट हो जाएगा। हारने का मार्जिन है 30,000, 35,000 और जीतने का मार्जिन है 3,000, 5,000। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसको इस चुनाव में भर दिया जाएगा। और रही बात गहलोत साहब की, सचिन पायलट जी की, टीकाराम जूली जी की, गोविंद सिंह डोटासरा, जो पहले दिन नामांकन के दिन हमने वो शक्ति दिखा दी थी जनता की जनता को कि पूरी कांग्रेस एकजुट होकर आपके साथ में, आपके साथ या गलियों में पूरी कांग्रेस खड़ी हुई है, कोटा के पूरी गलियों में कांग्रेस खड़ी हुई है। गहलोत के सामने प्रहलाद गुंजल और शांति धारीवाल के देखिए ऐसा कुछ नहीं है, कार्यकर्ताओं में थोड़ी तीखी नोकझोंक होती है। तो मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा उदाहरण देना चाहता हूं। जेमिनी साहब, आपने जब यह बात करी कि सचिन पायलट जी के लिए गहलोत साहब ने कहा, तो किरोड़ीलाल मीणा जी की वो बात अगर आपको याद होगी कि किरोड़ीलाल मीणा जी ने कैबिनेट मंत्री रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहा था कि मेरा फोन टेप किया जा रहा है, मेरा पीछा किया जा रहा है। और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने जब आकर टीवी के सामने कहा था कि चोर उचक्कों का, बदमाशों का फोन टेप होता है, तो क्या किरोड़ीलाल मीणा जी सही थे या फिर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म जी सही थे? ये राजस्थान की जनता तय कर देगी। ठीक है आशीष जी, लेकिन मुझे अभी तक अपने सवालों का जवाब नहीं मिला। मैंने नरेश मीणा पर सवाल किया था। बहरहाल चले मिथिलेश जी, आपके पास चुनाव जीत रही है वहां। एक चीज की
एक मिनट देखिए, अटल जी, मैं आपके पास के लिए तो हमने पहले दिन से ही बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर कह दिया था कि प्रमोद जैन भाया वहां चुनाव जीत रहे, भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी तक नहीं मिला था। वसुंधरा राजे जी की चौखट पे माथा टेकने के बाद में अंतिम दिन मैं कह रहा हूं, अंतिम दिन प्रत्याशी घोषित किया गया था। अगर भारतीय जनता पार्टी के 21 महीने के इतने अच्छे ही कार्य थे, इतनी बढ़िया मिथिलेश जी, आपके पास में आओगे इस चुनाव के जरिए, ये चुनाव लास्ट दिन पे उन्होंने प्रत्याशी घोषित करना पड़ा, नाका भी नहीं है तो आशीष जी, एक मिनट, मिथिलेश जी, ये चुनाव कैसे पंचायत चुनावों की दिशा तय करेंगे, साथ ही कितने दिग्गजों की प्रतिष्ठा इस चुनाव से जुड़ी हुई है? देखिए, ये अंता की चुनाव है और ये अंता के चुनाव मुझे लगता है आने वाले टाइम में जो 3 साल में सरकार है, जब पंचायती राज के चुनाव होंगे, जब इसके चुनाव होंगे नगर निकाय के, तब बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। इसके परिणाम बहुत दूर तक जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि नरेश मीणा ने 3 काम बड़े किए कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक साथ लिया है। दूसरा काम किया कि जो जोड़ी, एक तरफ वसुंधरा जी खड़े हैं, बीच में मोरपाल सुमन खड़े हैं, और एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल जी खड़े हैं, और वसुंधरा जी शिकायतें बता रही है और पंडित भजनलाल जी उनकी शिकायतें लिख रहे हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट कि जाट और राजपूत एक मंच पर लाके खड़े के राजेंद्र गुड़ा और हनुमान बेनीवाल। तो इन तमाम चीजों का असर दोनों पार्टियों के लिए बहुत लंबा जाएगा, और अगर गलती से नरेश मीणा कोई करिश्मा कर जाते हैं तो पंचायत राज चुनाव में बहुत बड़ा खेला होगा। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सरकार में रिसप्लिंग की बातें चल रही है उन पर असर होगा, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है कि चीफ सेक्रेटरी दिल्ली बुलाए गए हैं, उससे लग रहा है कि जल्दी ही राजस्थान में खुद मदन राठौड़ जी कह के हैं कि मोरपाल जी को मिनिस्टर बनाएंगे। वो तो हो सकता है कांग्रेसी आरोप लगाते हैं कि जैसे अग्निवीर मंत्री बनाया था सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को, वैसे ना बना दें, लेकिन मोरपाल सुमन के लिए खुद बोल के हैं कि अगर अंता की जनता मोरपाल को आशीर्वाद देती है तो मदन राठौड़ जी ने कहा मंत्री बनाएंगे। इसका मतलब 14 तारीख के बाद राजस्थान की सियासत में बड़ा भूचाल आएगा। किसी के सिर नई पगड़ी सजेगी और किसी कईयों की पगड़ी उतरेगी, ऐसा मदन राठौड़ जी खुद चित्तौड़गढ़ में कह के आए हैं कि कईयों को संगठन में भेजा जाएगा, मंत्रियों को। तो ये तमाम चीजें हैं जो अंता का परिणाम है, वो बहुत दूर तक जाएगा। ठीक है अटल जी, इन चुनावों में वसुंधरा राजे जो कि राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही है, और ऐसे में उनकी चर्चाएं काफी ज्यादा हो रही है, क्योंकि हम सच बेधड़क पर हर पहलू पर चर्चा करते हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये बड़ी अग्नि परीक्षा है। देखिए नुपुर जी, पहले तो मैं आशीष जी का जवाब दूं। ये बार बार कह रहे थे कि वो जब भी हारते हैं तो कम मार्जिन से हारते हैं। आप ये देखिए, एक व्यक्ति जो 30,000 वोटों से जीता और अगली बार वो हारा 5,586 वोट से, तो एक्चुअली कितने से हारा? 35,586 से हारा है, अगर आप उसको एनालाइज करें तो। क्योंकि उसने अपनी जो बढ़त थी वो भी गवाई, और उसके बाद 5,586 वोट और कम। मानी अगर मान लीजिए 80% वोटिंग होती है तो 2,28,000 में 2 लाख होती है, और 2 लाख का 35% करें तो 17 साढ़े 17% आ जाती है। इतना एक व्यक्ति का यदि तस्वीर बदलती है तो वो बड़ा गैप है आशीष जी, वो छोटा नहीं है। आप उसको छोटा करके देख रहे हैं। अच्छा, अब रही बात अपन वसुंधरा राजे जी की आ जाएं जी, तो देखिए वसुंधरा राजे जी का जो भी आप उनका कद ही इतना बड़ा है और पार्टी में भी उतना ही बड़ा है, और वो वरिष्ठ है, और हमारी आप अगर देखें तो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो उनकी मतलब जब भी हम उनके बारे में कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति कयास लगाता है तो वो उतना स्पष्ट नहीं हो पाते कि क्या वो कयास है या वास्तविकता है। तो मैंने ज़्यादातर ये देखा कि कयास ही होते हैं, वास्तविकता से परे होते हैं। और वसुंधरा जी हमारी वरिष्ठ नेता हैं, और वो हमें निर्देशित भी करती हैं, हमें सलाह भी देती हैं, और पार्टी उनके अनुसार जो उनके अनुभव है उसका लाभ भी लेती है। ठीक है अटल जी। आशीष जी, आपके पास में आऊंगी। वसुंधरा राजे को लेकर के तो जवाब मिल गया, फिर आप लोगों को क्या दिक्कत रही? बात तो गहलोत साहब, पायलट साहब की भी होती रही है कि भाई वो भी एक रथ पर सवार हो जाते हैं, उनमें क्या दिक्कत थी? ज्यादातर अलग अलग तस्वीरों में दिखाई देते हैं, अलग अलग दिनों पर ही आते हैं, तो क्या दिक्कत थी? आप लोग भी एकजुटता दिखा देते हैं। देखिए, हमारे दोनों नेता एकजुट हैं, बल्कि पूरी कांग्रेस एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी कह रही वसुंधरा राजे जी हमारी सीनियर लीडर है। ये 21 महीनों से इन सीनियर लीडर्स का कुछ पता नहीं था राजस्थान में कि वो कहां है। ना भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूछ रहे थे, ना नरेंद्र मोदी जी पूछ रहे थे, ना अमित शाह जी पूछ रहे थे, ना कोई और पूछ रहा था। लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, दिग्गज इन्हें याद आ गए, उनकी चौखट पर ये पहुंच गए, ताकि उनको पता है
कि वसुंधरा राजे जी 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, 5 बार के उनके बेटे सांसद हैं, जाना तो उसी चौखट पर पड़ेगा। और ये कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे जी हमारी बहुत अच्छी नेता हैं, सब उनका सम्मान करते हैं। जिस दिन पर्ची खुली थी भजनलाल जी की, तो सबसे पहले चेहरा वसुंधरा राजे जी का आपको देखना चाहिए था कि उनका चेहरा कैसे मुरझा गया था। तो ये तो यही बात खत्म हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी कितना सम्मान करती है। मजबूरी में आप लोग अपनी बात बता दीजिए। इनको गाड़ी पर जाना पड़ा। आप लोगों की दोनों तस्वीर नेता दिग्गज हैं, सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी देश के बड़े नेता हैं और आने वाले समय में दोनों ही देश की बड़ी बागडोर संभालेंगे। जो हमें एआईसीसी से उन्हें आदेशित होगा वो दोनों संभालेंगे, राजस्थान भी संभालेंगे और पूरा देश भी संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी को यह आवश्यकता नहीं है सोचने की कि कांग्रेस क्या है, क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को आजाद कराया था। 2018 के भी हमने चुनाव देखे, जब गहलोत साहब, पायलट साहब एक बाइक पर सवार होकर के निकलते हैं, मेहनत करते हैं, तो अंत उपचुनाव में क्या दिक्कत थी जब तमाम बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी के एकजुट हो गए, तो यहाँ पर भी हो जाते हैं। मैंने पहले ही कहा ना, हमने चुनाव की नामांकन रैली के दिन ही, डे फर्स्ट ही ये घोषित कर दिया था। एक मंच पे सारे नेता थे, उसके बाद में सचिन पायलट जी की रैली हुई है, बाकायदा आप देख लीजिए, फिर अशोक गहलोत जी की हुई है। लेकिन बिहार में चुनाव होने के बाद में मैंने क्या कहा, एआईसीसी के महासचिव है सचिन पायलट जी हमारे, तो वो बिहार की भी जिम्मेदारी उनके पास है, तो वो बिहार भी जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक तरीके से बिहार में भी स्टार प्रचारक बना रखा है। अशोक गहलोत जी को भी वहां पे स्टार प्रचारक बना रखा है, तो वो वहां भी जा रहे हैं, यहां भी आ रहे हैं। तो ये दोनों नेता बारी बारी से यहां आकर प्रमोद जैन भाई को चुनाव जिता कर गए हैं और आज इस तरीके से मतदान हुआ है। आप निश्चिंत रहिए, ठीक है, निश्चिंत रहिए, अंता की जनता ने इस 21 महीने के जो अपहरण, जो फिरौती, जो हत्या, जो बलात्कार, जो चोरी डकैती, ठीक है आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एमएसपी, ठीक है आशीष जी, एमएसपी की बात करके नकार गए और जो किसानों की ये अब इंतजार है। आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए वक्त तो चला है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जिन्होंने बड़े ही तल्लीनता के साथ में इस पर अपनी बात रखी है इस मुद्दे पर। और आज अंता उपचुनाव को लेकर के सुबह से ही बड़ी अच्छी तस्वीरें, उत्साह वाली तस्वीरें देखने को मिली, चाहे वो पुरुष मतदाता हो, महिला वोटर्स हो या फिर फर्स्ट टाइम वोटर हो, सभी आकर के उत्साह के साथ में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंतजार 14 तारीख का है, जब अंता की जनता वहां पर क्या कुछ अपना जनादेश सुनाती है। तब तक के लिए फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।